पूरी जो कूटनीतिक विफलता है कि आपने युद्ध के पहले जाकर इजराइल के साथ खड़े हो गए, नेतन्याहू के साथ खड़े हो गए, और अब आपने शायद सोचा था कि ये तो 2-3 दिन में फैसला हो जाएगा, हम विनर के साथ खड़े होंगे, हमें भी ट्रॉफी मिल जाएगी कोई। अब स्थितियां दूसरी हो गई। ये कैसे, किस तरह से नुकसान कर रहा है हमारी डिप्लोमेसी को और पूरे हमारे नेशनल इंटरेस्ट। देखिए, हमारे यहाँ डिप्लोमेसी या जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, वो जहाँ तक मुझे समझ में आता है बेइंतहा उनके अंदर दिमाग की कमी है। मैं थोड़ा रूडली बोल रही हूँ, मगर ये बात सही है। हम क्या बदलाव आ रहे हैं विश्व में, क्या डायनेमिक्स उभर के आ रहे हैं देशों के बीच में, क्या तालमेल चल रहा है, पावर सेंटर्स कैसे शिफ्ट हो रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ शिफ्ट हो रही है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर हमारे पॉलिसी मेकर्स इतने उनके अंदर काम मतलब सोचने समझने की क्षमता इतनी कम है, तो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा तो हमारे खुद के पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारी विदेश नीति बना रहे हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि दुनिया में क्या बदलाव आ रहे हैं। वो अभी भी अपने हमारी विदेश नीति अभी मेरे हिसाब से सिर्फ 2 पिलर्स पे टिकी हुई है, जिसके बेसिस पे हमारी विदेश नीति बनाई जा रही है। एक हमारा अपना खुद का जो रूलिंग पार्टी है उसकी अपनी प्रेजुडिस है, अपना जो रवैया है एक वर्ग के प्रति, तो उसी के चलते हुए हमारी विदेश नीति बन रही है, क्योंकि हमारी जो भी पॉलिसी विदेश नीति भी है वो हमारी डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए, उनके अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए है। तो अगर उनका वोट बैंक इस बात से खुश होता है और फक्र महसूस करता है कि हमारे प्रधानमंत्री तो अमेरिका के राष्ट्रपति को पहले नाम से बुलाते हैं, बराक बोलते हैं और डोनाल्ड बोलते हैं, तो वो हम यही करेंगे, चाहे उससे हमारा नुकसान हो फायदा हो, इसकी इसकी कोई अहमियत नहीं है। अब तो पहला स्तंभ तो हमारी विदेश नीति का ये है, और दूसरा ये है कि हमारा इतना जो टॉप मिडिल क्लास का, जो अपर मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, जो हमारे टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट्स हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, बड़े पॉलिटिशियंस हैं, इन सब के बहुत बड़े स्टेक्स हैं अमेरिका में। इनके रिश्तेदार बच्चे या तो वहां पढ़ रहे हैं या वहां नौकरियां कर रहे हैं, या उन्होंने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है या शायद मिल भी गया है। तो उनको बहुत उनकी जो रवैया है अमेरिका के प्रति, चाहे कोई भी वहां पर रूलिंग पार्टी हो, डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो, जो भी हो, उनका रवैया अमेरिका के प्रति हमेशा से ये रहा है कि हमारे संबंध अच्छे रहें, क्योंकि उन संबंधों से जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं या जो हमारे यहाँ पब्लिक ओपिनियन को शेप करने वाले लोग हैं, उनका जाती निजी फायदा भी होता है, क्योंकि उनके पर्सनल स्टेक्स वहां पर बहुत ज्यादा हैं। तो हमने अपनी सारी, हमारा जो निचोड़ है फॉरेन पॉलिसी का, वो ये है कि हमारे किसी भी कीमत पे अमेरिका से संबंध अच्छे हो, चाहे ये अच्छे संबंध हमारे और बाकी सारे संबंधों की कॉस्ट पे आए। वो सारे संबंध हमारे देशों के साथ जो लेगेसी संबंध हैं, जो सालों साल चले आ रहे हैं, चाहे वो खराब हो जाएं, मगर ये एक रिश्ता है जो हमें बहुत अच्छी तरीके से बरकरार रखना की जरूरत है। तो ये, अगर आपने देश के हित के बारे में सोचे बगैर आप पॉलिसी बना रहे हैं, और आपकी पॉलिसी बनाने का मकसद एक ये है कि आपकी जनता जो आपको वोट दे रही है वो आपसे खुश रहे और आपको इलेक्शन में वोट मिलता रहे, और आपका अपना पर्सनल उससे फायदा हो, आपके बच्चों का, आपके खानदान वालों का, तो ऑब्वियसली आपकी पॉलिसी में। ये तो ठीक है गजाला जी, ये तो एक जेनरिक बात हो गई, लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम इस क्राइसिस के को ध्यान में रख के करें कि मिडिल ईस्ट में जो कुछ हुआ है, और ये पता होने के बावजूद कि वहां ऐसा कुछ होने जा रहा है, हमारे प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं और एक पूरा मैसेज देते हैं कि मैं तो इजराइल के साथ खड़ा हूं, नेतन्याहू के साथ खड़ा हूं। और अब जो हालात बन गए हैं उसमें पूरे मिडिल ईस्ट में भारत की स्थिति क्या होगी, ईरान की नजरों में आज भारत क्या होगा? देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री इजराइल गए हैं वो उनको पता था कि लड़ाई होने वाली है। उन्होंने ये एक सोचा समझा हुआ फैसला किया था वहां जाकर नेतन्याहू को ये आश्वासन देने का कि हम, भारत आपके साथ खड़ा है, भारत की जनता आपके साथ खड़ी है। तभी उनका स्पीच में वो मदरलैंड फादरलैंड उन्होंने सारे लैंड्स भी लगा दिए थे। तो ये एक सोचा समझा हुआ फैसला था। ये इत्तेफाक नहीं था कि वो गए हैं और फिर लड़ाई शुरू हो गई या नेतन्याहू ने उनका बेवकूफ बनाया
उनको ऐसे समय में आने के लिए बोला। तो ये पहली बात तो ये है। ये उन्होंने ऐसा क्यों किया है, क्यों उनको लगा कि उनको ये करने की ज़रूरत है? इसके पीछे जो मैंने आपको बताया प्रेजुडिस जो हमारी फॉरेन पॉलिसी को गवर्न करती है, जो उसको शेप करती है, इसलिए मैंने उस प्रेजुडिस का उस सोच का ज़िक्र किया था। क्योंकि इसी सोच के तहत हमने इज़राइल के साथ अपने संबंध इतने अच्छे करे हैं पिछले 20 सालों में, 20 भी नहीं 15 सालों में मान लीजिए। ये इनको बहुत सारे लोग एक्सप्लेन करते हैं कि ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। मगर क्या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, कौन सा नेशनल इंटरेस्ट हमारा अच्छे संबंध इज़राइल के साथ बना के हल हो रहा है या इंटरेस्ट सर्व हो रहा है, ये आज तक कोई बता नहीं पाया है। आप अगर गूगल करके भी देख लें कि हमारा इज़राइल के साथ कितना व्यापार होता है, मैक्सिमम कितना हुआ है, किन चीज़ों का ट्रेड हो रहा है, मतलब क्या ये संबंध स्ट्रेटेजिक संबंध कैसे बने हैं, किस बुनियाद पे बने हैं? कोई शायद देशों की डिफेंस और टेक्नोलॉजी को लेकर आप वो सबसे भी ज्यादा। आप वो भी देख लीजिए, आप वो भी गूगल करके देख लीजिए, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। उससे ज़्यादा हमारा ट्रेड, डिफेंस का ट्रेड हमारा उससे ज़्यादा रशिया के साथ और फ्रांस के साथ होता है, इज़राइल के साथ नहीं होता है। जितना तो ये मैं इस विषय पे मैं पिछले कुछ दिनों से थोड़ी-सी रिसर्च करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये स्ट्रेटेजिक रिलेशन बने कैसे, किस बुनियाद पे बने हैं। तो मुझे तो सिर्फ़ एक यही बात समझ में आती है कि ये एक सोच के तहत बने हैं, क्योंकि उनका हमारा इंटेलिजेंस का कोऑपरेशन है। जो वो उन्होंने एक अपना सर्विलेंस स्टेट वहाँ बना रखा है, वही हम यहाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं भारत में। और इसमें जो सॉफ्टवेयर जो साज़ो सामान की ज़रूरत पड़ती है, पेगासस तो एक छोटी-सी बात है, मगर बाकी और जो चीज़ों की आपकी ज़रूरत पड़ती है ताकि आप अपनी जनता पे हर वक़्त नज़र रख सकें, ये साज़ो सामान वहाँ से आ रहा है। तो इस बेसिस पे आपने पूरी रिलेशनशिप का बुनियाद आपका ऐसा है जिसको आप पब्लिकली बता भी नहीं सकते हैं। तो देश की जनता को आप स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप के नाम पे, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे आप कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि जब नेशनल सिक्योरिटी का सवाल आ जाता है, तो आप जनता से भी कहते हैं आप ऐसे सवाल पूछ सकते हैं, ये तो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, आप सवाल नहीं कर सकते हैं। तो तो इसलिए मैंने आपको वो सोच की बात की बिल्कुल। थी। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं ना कि हमारी इससे वेस्ट एशिया में क्या साख रह जाएगी। देखिए वेस्ट एशिया में हमारा जो रिलेशनशिप थी, सबसे अच्छी रिलेशनशिप हमारी थी यूएई के साथ। यूएई भी वो देश है जिसकी इज़राइल के साथ भी अच्छे संबंध हैं। न सिर्फ अच्छे संबंध हैं, उसके साथ डिफेंस के संबंध भी हैं। यूएई की डिफेंस की सबसे बड़ी कंपनी और इज़राइल की डिफेंस की सबसे बड़ी कंपनी जॉइंट उनका वहाँ पे जेवी है, जॉइंट वेंचर है यूएई में। वो वहाँ पे साथ में मिलके R&D कर रहे हैं, जॉइंट प्रोग्राम्स बना रहे हैं, डिफेंस के हथियार बना रहे हैं। तो इनका उनके भी काफ़ी अच्छे संबंध है और यूएई से हमारे भी अच्छे संबंध हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि हमने अपने रिलेशंस को गल्फ स्टेट्स के साथ और इज़राइल के साथ बैलेंस किया है। हमने भी उन्हीं स्टेट्स के साथ रिलेशंस अपने अच्छे रखे हैं, जिनके खुद बज़ाते तौर पे इज़राइल से भी रिलेशंस अच्छे हैं। और उनको हमें अच्छा रखने की एक वजह ये भी है कि हमारी इतनी जनता वहाँ रहती है, वहाँ काम करती है, वहाँ से आमदनी होती है, रेमिटेंसेस देश में आते हैं। तो ये एक जी। हमारी मजबूरी है। मगर हमारी बाहर नीति बैलेंस करने की जो एक टाइम पे हम कहते थे कि हमारी मल्टी डायमेंशनल फॉरेन पॉलिसी है कि हम हर देश के साथ विश्व मित्र हैं, हर देश के साथ अच्छा संबंध बनाते हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हमने अपनी 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 लेन जिसे कहा जाए, हमने वो चुन ली है जानबूझ के। हम चाहते हैं कि हम इन देशों के साथ, अमेरिका और इज़राइल के साथ रहें और इसी में हमारा भला है, क्योंकि जो चीज़ें हम उनसे हासिल करना चाहते हैं, वो हमें कोई और देश नहीं देगा। अब ये चीज़ें क्या हैं, ये सरकार को खुलासा करना चाहिए। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.